तो क्या हाल मेरे लाल, किसने किया तेरा ये बुरा हाल। तो बच्चे अपना कमबैक सीरीज चल रही है आप ही के अपने चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी तक हमने साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, फिजिक्स में 2 चैप्टर, बायो में 2 से 3 चैप्टर कर लिए आई गेस। ठीक है, अब हम अपना और इन्वायरमेंट स्टार्ट करें। वेरी वेरी आसान चैप्टर, 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है आपकी 10th के सिलेबस में। 5 नंबर बच्चे कहीं नहीं गए, इस चैप्टर को ध्यान से देखना। हम इसकी वन शॉट बहुत कम समय में करेंगे। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत आसान है। वेरी वेरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बच्चे और इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट क्या है ना। तो क्या है, एवरीथिंग, आप जानते हैं एवरीथिंग दैट सराउंड अस, इन्वॉल्वमेंट। जो भी हमारे आसपास वो क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अभी मेरे आसपास कौन है, आप लोग हो। हाँ भाई हो, कैमरे के पार आप सब हो, है ना। तो आप एक इकोसिस्टम इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो इन्वॉल्वमेंट में 2 तरीके की चीजें इंक्लूड होती है भैया। इन्वॉल्वमेंट में जरूरी नहीं कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग। जैसे अभी आप देखो मेरे पे इन्वॉल्वमेंट में क्या है, माइक है मेरे पास और ये है मार्कर, तो ये मेरे इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा है ना। अभी स्टूडियो का इन्वॉल्वमेंट बनाओ, इन्वॉल्वमेंट नो, पूरा स्टूडियो इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है। ठीक है, और क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट अलग होता है ना, फन इन्वॉल्वमेंट। तो एक अलग अलग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो उस इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसे कहते हैं 2 टाइप की चीज होती है। एक होती है लिविंग, जिसे हम कहते हैं बायोटिक, है ना, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा हमने बायोटिक। एंड नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है। क्या है, मार्कर जीवित है नहीं। हाँ, ये क्या है, एबायोटिक कंपाउंड। जैसे बच्चे उसकी फीलिंग आपके लिए है ना, नॉन लिविंग है, लिविंग, नॉन लिविंग है ना, है ही नहीं। इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी जो फीलिंग क्या है, एबायोटिक और आपकी बायोटिक दोनों जो इंटरेक्ट करते हैं वो तो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज नथिंग बट द, उसकी फीलिंग, मेरी फीलिंग, सबकी फीलिंग इज अ इकोसिस्टम, है ना। सिंपल सरल भाषा में समझते हैं बच्चे। इकोसिस्टम होता है जब 2 या 2 से ज्यादा जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। देन उस सिस्टम को हम एक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे अभी एक इकोसिस्टम बना हुआ है, फॉर एग्जांपल, पूरा परफेक्ट एग्जांपल, आप हो डिपेंडेंट फोन पे, फोन डिपेंडेंट है बैटरी पे, बैटरी डिपेंडेंट है चार्जर पे, चार्जर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे, सब डिपेंडेंट है। तो एक इकोसिस्टम बना हुआ है। सिमिलर जैसे यूट्यूब है, बच्चे यूट्यूब डिपेंडेंट है। देखो यूट्यूब का भी एक अपने इकोसिस्टम है। सबसे पहला आप वीडियो देखने वाले हैं, यानी कि कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करेगा। देन क्रिएटर्स जो वीडियो को बनाएगा, लाइक दिस जो आपको पढ़ाएगा, है ना, हम लोग। एंड तीसरे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट, है ना। और चौथा खुद यूट्यूब। अगर चारों में से बच्चे एक भी चीज गायब हो जाए तो क्या यूट्यूब या कुछ भी चीज, मतलब ये क्या सरवाइव करेगा, क्या ये इकोसिस्टम सस्टेन करेगा नहीं करेगा। सर हम एक काम करते हैं, आप पढ़ाने वाले हम पढ़ने वाले, चलो ठीक है, यूट्यूब हो गया और एड्स को गायब कर दो। अच्छा एड्स गायब कर दी तो बच्चे क्या आप प्रीमियम ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे यस, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, मैक्सिमम बच्चे कहेंगे नहीं। तो बिना एड्स के आप हमारी वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, है ना। जो फ्री एजुकेशन है वो आप नहीं ले पाएंगे। एंड सेकंड, अगर स्टूडेंट्स या कंज्यूमर से गायब हो जाए तो क्या होगा, देखेगा कौन, वीडियो कौन डालेगा। जब देखने वाले तो एड अपने आप गायब, कंपनी गायब। तो यूट्यूब कहेगा मैं क्यों आऊँ, शटर बंद, सिंपल। तो ये एक इकोसिस्टम है। समझ में आया इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। हाँ जी सर समझ। इन an ecosystem living component depends on each other, their food which give rise the food chain। क्या है बच्चे, इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना। उसे फूड चेन कहते हैं ना, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फूड चेन या फूड वेब्स इन नेचर, जैसे कि मैं हूँ, मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, क्रॉप्स पे, है ना। ह्यूमन जनरली क्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई कहे कि नहीं जी हम तो मीट ईटर्स हैं। तो बच्चे आप एक देखें ना, 1 किलो मीट को बनाने के लिए जब बकरी 15-20 किलो मांस खाएगी जब जाके उसका 1 किलो मीट बनेगा, है ना। तो अगर आप इन्वॉल्वमेंटलिस्ट हैं तो आप वेजिटेरियन होने चाहिए, पहली बात, यू शुड बी अ वेजिटेरियन, है ना। अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो यू शुड बी अ वेजिटेरियन। क्यों, अरे भाई पर्यावरण का इतना नुकसान करोगे, कहाँ पहले आप 5 ग्राम खा रहे थे अब 500 ग्राम खाओगे, इनडायरेक्टली, है ना। 500 ग्राम, 5 ग्राम आप खा रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट आपकी भूख मिट रही। लेकिन जब वो 500 या 1 किलो कोई वेजिटेरियन प्राणी खाएगा फिर उस प्राणी को आप खाओगे, तो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज
लीड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। भैया ह्यूमंस ही हैं जो क्या करते हैं, लीड करते हैं। ह्यूमन की एक्टिविटी क्या करती है, लीड करती है फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि अभी आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अरावली रेंज को जो 100 मीटर से ऊपर है, नीचे है, मतलब उसे डिमोलाइज करो, है ना, माइनिंग वगैरह के लिए। बड़े बड़े माफिया है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने पैसे लगा के इन सब कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, कौन बर्बाद कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। हमारी अरावली रेंज आएगी तो बहुत ज्यादा, है ना। दिल्ली के राजस्थान के एनवायरमेंट पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। आप दिल्ली जो गिरी हुई ना अरावली रेंज से गिर गई, दिल्ली में आप देखते हो महरौरी का पर्वत, महरौरी का पहाड़, है ना, और आपका कुतुब मीनार के साइड जो ग्रीन एरिया है पूरा, साउथ दिल्ली पूरी है। और अरावली रेंज थार मरुस्थल को राजस्थान से डाइवर्ट करती है ना, माउंट आबू वहीं पर ही। तो ठंडी चीजें नहीं रहेंगी तो बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे पता है कि इस पे दोबारा से एग्जामिन करेंगे, देन जो भी होगा लोगों के हित में ही होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हम इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं बच्चे, लीड करती हैं। क्या लीड कर रही है भाई, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सच द डिप्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। भाई ओजोन लेयर का बेड़ा गर्क इंसानों ने कर दिया। एंड प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन देखा दिल्ली के 3 कोने पे 3 बड़े बड़े पहाड़ है ना, अरावली रेंज तो है, प्लस कचरे के 3 पहाड़ है। गाजीपुर में अलग है ना आपका, और कहाँ है भाई बताना जा कमेंट में बताओ, किधर किधर 3 जगह है ना। किसने करा, इंसान। और भाई पढ़ा भी कौन रहा है आपको, इंसान ही समझा रहा है, भाई समझ जाओ, है ना। तो 2 टाइप के बच्चे हमारे पास ये सब प्रॉब्लम्स हो गए, है ना। ये चैप्टर इसलिए पढ़ लेता है कि हम अवेयरनेस है। तो 2 टाइप के हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेस्ट या सब्सटेंस कुछ भी कहिए। तो बच्चे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल सब वेस्ट वो होता है इट कैन ब्रेक्स डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, यानी कि ये बच्चे टूटता है तो इससे जहरीला वहरीला नहीं है। यानी बायोडिग्रेडेबल मान लो जैसे फल सब्जी के छिलके, कागज वगैरह जो इजीली इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि दे कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। ये भाई ये कभी टूट ही नहीं सकते हार्मलेस, ये हमेशा नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसा कि प्लास्टिक, है ना। तो ये है बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, है ना। अब ये क्या बनाते हैं, एक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, दे चेंज देयर फॉर्म इनटू एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम एंड बिकम द हार्मलेस। ये कुछ समय बाद अपना अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और हार्मलेस नहीं होते, है ना। कचरा वगैरह क्या है, कूड़ा, जैसे फल सब्जी के छिलके खाद वगैरह बन सकती है इससे, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट सीखिए आप। जैसे एग्जांपल स्पॉइल्ड फूड्स, है ना, सड़ा हुआ खाना, वेजिटेबल पील्स वगैरह, पेपर, है ना, लेदर एक्सेट्रा, ये सब चीजें, है ना। हालांकि हमें लेदर एक्सट्रैक्ट ही नहीं करना चाहिए, है ना। और ये क्या क्या कंटेंट करते हैं, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, जैसे कि कांच, बोतल, मेटल्स, कैन, पॉलिथीन, है ना। और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स बच्चे जो आजकल ये भी, इसमें भी हम कह सकते हैं, इसमें भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स, है ना ये। और क्या है कि आप देखें जो हम कम्बल वगैरह आजकल सर्दियों में ओढ़ते हैं ना घर पे, वो सिंथेटिक फाइबर्स की, उससे ठंड तो मिट जाती है लेकिन उससे हमारे कैंसर कॉजिंग पार्टिकल्स हमारे धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं हम, तो वो स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, ठीक है। ओके, इतनी कहानी क्लियर सर, हम तो बहुत क्लियर हो गए। आप पढ़ते हैं इकोसिस्टम, जरा इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया, देखिए जरा, ठीक है भाई। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेंट एरिया, ये खुद से बनता है इकोसिस्टम, यूट्यूब का अपने आप से बनता है ना। डिफरेंट काइंड, है ना, ऑर्गेनिज्म विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड विच फिजिकल कंडीशन सच एट सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल केमिकल फैक्टर्स आर द प्रेडिक्टेड। यानी इस एरिया में क्या है, जैसे मान लो भाई घर है आपका, घर में आप रहते हो, हवा रहती है, पानी रहती है, सनलाइट रहती है, मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, छिपकली रहती है, कॉकरोच रहते हैं, मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ, अच्छा मगरमच्छ कौन है, आपकी बहन, अच्छा हाँ ठीक है फिर, ओके। तो ये सब है ना, छिपकली कौन है आपका भाई, है ना। ये सब लोग रहते हैं आपके घर में। तो एक पूरे एक इकोसिस्टम बना हुआ है जी, क्या है, इकोसिस्टम। सब क्या कर रहे हैं भाई, सब आराम से एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही छत में, तो इकोसिस्टम होते हैं। अब बच्चे कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स इकोसिस्टम, द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर प्रकृति बनाती है ना, जो हमारी अर्थ बनाती है ना, मदर प्लेनेट, मदर। जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक जल में देखो ना, पानी में आप देखेंगे कि एक्वाटिक प्लांट्स उगे हुए हैं ना, सी फूड्स वगैरह देखते हैं ना, सी के अंदर, समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर देखेंगे, पॉन्ड के आसपास क्या हो जाएगा, मछलियां हैं, काई जम जाएगी, उसे खाएंगे, है ना। और ऊपर क्या होगा, मेंढक वगैरह घूमेंगे, तो अपना एक इकोसिस्टम है।
एंड दूसरा क्या हो सकता है, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड बताया ना, छोटा मोटा पानी का, है ना, या फिर टेरेशियल इकोसिस्टम हो सकता है आपका, ठीक है बच्चे, इस तरीके से। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे हमने क्या पार्क बना दिया। भाई देखो, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन से इकोसिस्टम को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल? सर बताओ। आर्टिफिशियल, हाँ बिल्कुल सही बताया बच्चे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की, है ना, नेचुरल को नहीं होती। भाई जंगल में कोई शेर मर गया, चीता मर गया, आप भी मर जाओ, अब कौन आएगा भाई सफाई करने के लिए? सारा नेचर अपने आप साफ कर ले। जंगल में जब तो कोई बदबू अबू सड़ी हुई आती नहीं, सर हम तो जंगल ही नहीं गए, है ना, पता है मुझे, है? तो जंगली इलाके में ना, तो आप देखो कभी वहाँ पर कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता, लेकिन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, ना कोई झाड़ू लगाता, ना कोई वहाँ पर प्लांट या पानी रहता। हरियाली तो लेती है, तब मानते हो, हाँ हरियाली रहती है। और वहाँ पर क्या करते हैं, हरियाली, खिली खिली, है ना, इन्वायरमेंट। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल बनाते हो, घर पे अपने गार्डन बना लिया, उस गार्डन में आप 2 दिन पानी ना डालो, तीसरे दिन गार्डन में सारे पौधे मनी प्लांट की मनी झड़ने लग जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अगर हमने नेचुरल इकोसिस्टम है तो उसे मेंटेनेंस जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तक हम उंगली ना करें, हम मानते नहीं है ना इंसान। बराबरी रेंज है नेचुरल इकोसिस्टम, क्या हम उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब करेंगे तो प्रकृति देखना बदला लेगी भाई। 2026 आने वाली है वैसे भी, बाकी देख लो आप, तो उसी के सिम्टम्स हैं सारे। मैं क्या बोलूँ, सब आपके सामने, है ना। ओके, अब क्या है कंपोनेंट, जैसे मैंने कंपोनेंट से पहले मैंने आपको बता दिया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हमने खुद बनाए, जैसे पार्क हो गया, रोड वगैरह, पार्क हो गया, घर हो गया, स्कूल हो गए, है ना, ये सब का इकोसिस्टम हम जो खुद बनाते हैं, मेंटेनेंस। जैसे यूट्यूब का अपना इकोसिस्टम, उसे मेंटेनेंस जरूरत है, टीम बैठी है, क्रिएटर चाहिए उसे, है ना, सब पे डिपेंडेंट है, तो इसको क्या मेंटेनेंस की जरूरत है, ठीक है, बाकी नहीं। ओके, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में भाई क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट सच एज द लिविंग कंपोनेंट ऑन इकोसिस्टम, दे कंज्यूम द फूड ऑब्टेन द स्टेप ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। जैसे कि ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम क्या होता है भाई, देखो बायोटिक सब्सटेंस में इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल होता है हमारा, जैसे लेवल 1, है ना, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में। सन आएगा, पानी, सन ऊपर से आएगा, पानी नीचे से मट्टी लाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ के चला जाएगा, फिर हम अपना थपा थप थपा थप थप खाना बनाएगा। कौन बनाएगा बच्चे? ग्रीन प्लांट्स, है ना। एंड टॉपिक लेवल सेकंड, ये होते हैं हार्बीवोरस, इसे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। हार्बीवोरस मतलब जो उन प्लांट्स को खाएगा, जो जैसे हिरन, शेर नहीं, हाथी, हाथी घोड़ा, है ना, ये सब इन्हें कहते हैं आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे आपका डियर हो गया, रैबिट्स हो गया, रेट्स हो गया, पीजन्स हो गए, है ना, पैट्स वगैरह, ये सब चीजें। एंड क्या होते हैं बच्चे, फिर आते हैं टॉपिक लेवल थर्ड, यानी कि कार्निवोरस। शेर, है ना, तो ये क्या होते हैं, दे किसे ईट करते हैं भाई, ये इट्टू इट्टू, बेटा इट लो, है ना। तो ये बच्चे किसको ईट करते हैं, ये, है ना, ये किसको ईट लो करते हैं, ये करते हैं हार्बीवोरस को। हार्बीवोरस किसको ईट लो करते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहाँ से? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से ऑटोट्रॉपिक बनते हैं, यानी घास फूस वगैरह, उसे हिरन वगैरह खाता है। हिरन को खाता है कौन? आपका टाइगर, है ना, स्नेक्स भी निकल जाता है, लिजर्ड, छिपकली सब खा जाती है ना, बर्ड्स वगैरह भी कुछ कुछ आते हैं इसमें। फिर आपका आता है टॉपिक लेवल 4, ये लार्ज कार्निवोरस, है ना, बड़े बड़े कार्निवोरस, जैसे कि आपका पिकॉक, ईगल्स वगैरह होते हैं, ये भी शेर वगैरह भी खा जाते हैं, ईगल सब खा जाता है, शेर को बाहर पकड़ के खा जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमारे होते हैं पैरासाइट्स, जो क्या करते हैं, किसी दूसरी बॉडी पर रहते हैं, है ना, होस्ट होते हैं, जो कॉल्ड अ होस्ट ऑब्टेन देयर फूड और द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। ये क्या कहते हैं? होस्ट, है ना, गेस्ट बन के आते हैं, होस्ट को नोचते हैं। जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप होस्ट होते हो तो आप उनकी खिदमत करते हो, फिर कहते हो हाँ हाँ आइए पधारिए, 1 दिन खिला रही है, 2 दिन खिला, 3 दिन, है ना, पहले दिन मटर पनीर, दूसरे दिन दाल मखनी, तीसरे दिन पानी, चौथे दिन आप हो गए। खाना नहीं बनाया आपने, मतलब वो आप वो कहते हैं भैया हमारा घर है तुम्हारा घर है, वो कहते हैं हम तो होस्ट, हम तो गेस्ट है ना, आ, आ, आप बनाएंगे ना खाना, तो वो कहती है ओ कैसी बात कर रहे हो,
अरे फुप्पो तुम्हें 5 महीने हो गया रहते हो, अब हम ही खाना बनाए तुम्हारे लिए, ये क्या बात होती है मियाँ, ऐसा ना होता हमारे यहाँ। खिदमत 4-5 दिन जग के आती है, मेजबान होगी तुम तो, मेजबान ना घरवान बन गया, हमें ही मेजबान बना दिया, मैं ना कर रही। तो इस तरीके से ना वो होस्ट होस्ट क्या बन जाते फिर, होस्ट है ना, गेस्ट होस्ट को खाने का। तो ऐसे जैसे आपका दीमक और दीमक हो गया, खटमल हो गए, है ना, और आपका लीच है ना, ऐसे खून के इंसान को चूसती है, जैसे कि अपने आपके घर में पेट्स वगैरह होंगे, कुत्ते बिल्ली इन सब के लगे होंगे, है ना, समझदार, है ना। फिर होता है हमारा डीकम्प्रेसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ब्रेक डाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रेजेंट इन देयर दैट सिंपल, है ना, जो मरने के बाद जो जैसे फंगस वगैरह सब लग जाता है, ये होते हैं, है ना, फंगस वगैरह, फंगस कीट्स वगैरह, जो लकड़ी वगैरह पे रोटी वगैरह फंगस लग जाता है, ये इस तरीके से। ओके, ये तो हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट, है ना, इकोसिस्टम। क्या है ए बायोटिक कंपोनेंट, कौन सा है भाई, ए बायोटिक कंपोनेंट तो सिंपल है जी, सन एयर वाटर टेम्परेचर सॉइल। सबको पता है सनलाइट एनर्जी का आता है ना, सनलाइट एसेंशियल है सबके लिए, तो प्रोडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर नहीं हो, एयर नहीं होगी तो भाई क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पोलिनेशन नहीं, और पोलिनेशन नहीं होगा प्लांट का, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट नहीं बने, प्लांट नहीं बनेगी तो हिरण्य खाएगी तो शेर नहीं होगा, शेर नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। पानी, पानी क्या है भाई, चीफ कंपोनेंट है ना, किसके भाई, हर एक को पानी चाहिए, बिना पानी के तो कहानी ही नहीं बन सकती। टेम्परेचर, टेम्परेचर भाई अफेक्ट करता है, ठंड का टाइम है ना, इसीलिए सर मास्टर पैक एक होकर आपको पढ़ा रहे हैं। सॉइल मट्टी है ना, मट्टी नहीं तो फसल कहाँ उगाएंगे, है ना, हाइड्रोफोबिक फार्मिंग है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वगैरह आप चल रहा है भाई, अब सॉइल तो हमें बचाना ना, सेफ सॉइल। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द आवर टॉपिक विच नेम इज फूड चेन। यहाँ से बच्चे सवाल आता है, एक बात ध्यान रखें, 5 मार्क्स का चैप्टर है, गलती से भी छूट ना जाए। इसके क्लास नोट्स हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे जाएं और जाके डीएम करें, सर प्लीज शेयर मी द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो यहाँ तक आएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं आएगा वो यहीं से लौट जाएगा, है ना। ओके, तो अच्छा फूड चेन क्या होती है, फूड चेन का मतलब है जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है ना, जीव जीवस्व जीवस्वम, यानी कि जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है उसे कहते हैं जीव जीवस्य जीवस्वम, जीव जीवस्य जीवसम, यानी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। ओके, ये इकोसिस्टम है बच्चे। जैसे सनलाइट, भाई सनलाइट क्या बनेगा जी, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा जी, ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को सांप खाएगा, सपर को कौन खाएगा, हॉन्ग खाएगा, हॉन्ग का क्या होगा, फंगस खा जाएंगे, फंगस से वापसी ग्रास बन जाएगी। तो ये देखो पूरा चेन ऐसे, तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट फूड चेन बन जाती है बच्चे, ठीक है, गॉट इट, लिखें जरा इसे, है ना, पेन को रिचार्ज करते हैं हम जरा, ठीक है भाई, ओके गॉट इट, फूड चेन। अब बच्चे देखो, अब जब फूड चेन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी जाती है ना, तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है भाई। द फूड चेन सीरीज द ऑर्गेनिज्म विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं फूड चेन, से ग्रास को डियर खाएगा, डियर को लायन खाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो जिसको खाएगा, एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन, भैया फूड चेन में एनर्जी फ्लो कैसे होती है, हमेशा ध्यान रखें 10% लो है, क्या कहता है, द लॉस ऑफ द एनर्जी ऑफ द फूड चेन इज अ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल, मतलब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में बच्चे सिर्फ कितने परसेंट एनर्जी जाएगी, 10% जाएगी, कितना जाएगी, 10%। इसी को क्या कहते हैं, 10% रूल कहते हैं, एनर्जी कंटेन्ड द पर्टिकुलर टॉपिक लेवल is available from the transfer the next higher topic level। ओके, तो एक फूड चेन से दूसरे में कितनी जाएगी, ओनली 10%, है ना। जैसे ऑल एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द सन, सन से आती है सोलर एनर्जी, इंटर इन द लिविंग कंपोनेंट थ्रू द ऑटोपिक ग्रीन प्लांट्स, हाउएवर ओनली 1% ऑफ द टोटल एनर्जी इज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट, समझ रहे हो बात को, यानी जितनी एनर्जी आती है ग्रीन प्लांट उससे सिर्फ 1% को कैप्चर करता है, उसका फिर 10-10-10-10 करते करते हमारे तक देखो कितना आता है, अभी बताते हैं कितना आता है, समझ गया 10% रूल। अब मैं बताता हूँ, ठीक है भाई, मान लेते हैं इतने में
बच्चे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे इससे पहले, आपको क्या लगता है व्हाट इज द रीजन फॉर अ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का क्या रीजन है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पॉल्यूशन, और क्या कहेंगे वाटर मैनेजमेंट, वाटर खराब होना, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, है ना। तो बच्चे सबसे जो मेजर रीजन है ना ग्लोबल वार्मिंग का एंड किसी भी प्रॉब्लम का, डेट इज अ मीट ईटिंग। हाउ सर, है ना। आप कैसे कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, सुनिए। ये बच्चे पूरा मान लीजिए ये हमारा अर्थ पे सारे प्लांट है, हमने क्या करा, हमें सिर्फ इतना स्पेस चाहिए भाई, इतना स्पेस, कितना, इतना, है ना। हमें सिर्फ इतना ही स्पेस चाहिए, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। भाई इतनी क्रॉप सफिशिएंट है पूरे वर्ल्ड की 8.5 बिलियन पॉपुलेशन के लिए, यस। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चे, इससे 4 गुना 4x ज्यादा लैंड को डिफोरेस्ट करते हैं। पहली बार डिफोरेस्टेशन, सारे पेड़ को काटते हैं भाई, पेड़ को काटा तो डिफोरेस्टेशन हुआ, है ना, डिफोरेस्टेशन हुआ। तो सर क्या फसल लगाई वहां नहीं हुआ डिफोरेस्टेशन? यस हुआ बच्चे। लेकिन आप कंपैरिजन देखिए, यहाँ पर जितने में क्रॉप्स पूरे वर्ल्ड को चाहिए उतने में सफिशिएंट, लेकिन हम क्या करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा डिफोरेस्टेशन करते हैं। तो पहला डिफोरेस्टेशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। कर क्यों रहे हैं सर हम इतना? तो भैया मानो हम क्या करते हैं, इसमें इतने एरिया में और फसल उगाते हैं, है ना, सोयाबीन्स। वो क्या करते हैं, उन्हें जानवरों को खिलाते हैं, एनिमल्स को खिलाते हैं, है ना। एनिमल जैसे हो गया आपका गोट, शिप्स, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, हैंस, मुर्गी वगैरह, है ना, पिग हो गए, सुअर वगैरह। तो इतने सारे जानवर हो गए, सुअर, बकरी, मुर्गा, इन सबको पालने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए। भाई वो क्या खाते हैं, अब तक मीट नहीं खाते, वो क्या करेंगे, फसल। तो हमें जितनी फसल चाहिए उतनी ही फसल या उससे ज्यादा फसल हम उन जानवरों को खिलाते हैं। अब उन्हें खिला रहे हैं तो उन्हें जगह भी चाहिए रहने के लिए, उससे डबल हम उन्हें जगह दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो उन्हें एक तो क्रॉप्स हमें ज्यादा उगानी पड़ी, पहली बात डिफोरेस्टेशन इतने बड़े लेवल पर है। दूसरी बात उन्हें यहाँ पर रखा जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, केमिकल इंजेक्ट वगैरह करके उन्हें क्या दिए, क्रॉप्स दी जा रही है, ठीक है। सेकंड फिर उन्हें कट कर रहे हैं, कट करके फिर खा रहे हैं, ले रहे हैं ना, फिर क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बढ़ेगा, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, है ना, वाटर पोल्यूशन होगा, तो इन्वायरमेंट को ऑलरेडी हार्म होगा। तो देखिए ये इतना बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसलिए बच्चे जो हैं समझदार उसे आज ही छोड़ें। अब मैं आपको 10% रूल बताऊं। अब 10% रूल के अकॉर्डिंग भी देखो भाई, 10% रूल क्या कहता है कि मानो अगर यहाँ से सन से हमारे पास 1000 जूल एनर्जी आ रही है कोई प्लांट में, किसमें, प्लांट में, और उसको किसी डियर ने खाया है ना, माय डियर, डियर ने खाया, तो ओनली 100 जूल उस डियर पे पहुंची, कितना पहुंची, 100 जूल। और जब उस डियर को शेर कहते हैं ह्यूमन ने खाया, मान लेते हैं ह्यूमन ने खाया, है ना, खा जाते हैं, तो कितना भाई, 10 जूल एनर्जी आया। अगर मैं कहूँ भाई सन से, अगर मान लो केजी के भाव बात करते हैं, अगर सन से 1000 केजी, 1000 केजी अगर घास फूस है, कितना, 1000 केजी, उस घास फूस को भाई अगर बकरी खाती है तो बकरी का 100 केजी वजन बढ़ता है, कितना, 100 केजी, कितना भाई, 100 केजी, 1000 केजी खाई, फिर जाके जब 100 केजी बकरी कोई खाएगा इंसान, 2 केजी बकरी को इंसान खाएगा, तो उस इंसान का कितना भाई, 10 केजी वजन बढ़ेगा, कितना, 10 केजी। सोचिए भाई, तो क्या 1000 केजी फसल जो है, अब 1000 केजी फसल आप कितने बार टाइम में खा जाएंगे? आप मान लीजिए 20 केजी, 100 केजी बकरी मतलब पर डे का अगर आप 1 किलो खा जाते हैं बकरी, तो 100 केजी खाने के लिए आपको 100 दिन लगभग 3 महीने लगेंगे, ठीक है, 3 महीने लगेंगे आपको पूरी एक बकरी खत्म करने। उसमें आपका वेट कितना बढ़ेगा भाई, ओनली 10 केजी, वो भी फिक्स नहीं है, यानी 10% रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 1000 केजी आपके पास क्या है भाई, सब्जियां हैं, तो एक व्यक्ति भाई, एक व्यक्ति कितने साल चल सकता है, 3.5 ईयर्स, यानी 3.5 साल आपका कोटा हो गया भाई, 3.5 साल का फिक्स। 3.5 साल तक आपको कुछ करना ही नहीं अगर 1000 केजी घास फूस है आपके पास। तो देखिए, तो वेजिटेरियन डाइट बेहतर है आपके लिए, और इससे आपका काफी वजन बढ़ेगा और हेल्दी भी रहेंगे आप, है ना।
10% रूल के हिसाब से। तो यही प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति सिद्धांत दे रही है, समझा रही है, लेकिन हम फिर भी आंखें बंद करके खाई जा रहे हैं। भाई देखो, पहले लोगों का मजबूरी थी, रीजन थे, लेकिन अब हमारे पास चॉइस है, तो बाय चॉइस खा रहे हैं अब हम, चॉइस है हमारे पास अब हम देखो, अब आप देखेंगे अरब कंट्रीज में भी, मिडिल ईस्ट में भी प्लांट्स वगैरह जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, पहले नहीं था, है ना। इसलिए भारत में भी ज्यादा लोग वेजिटेरियन थे, है ना। तो सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियन है वो इंडिया में ही है भाई लोग। ओके, क्लियर। अब फूड वेब्स क्या होता है? फूड वेब में क्या है? फूड वेब कुछ नहीं है कि इस बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे हैं, जैसे ये इसको भी खाता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, है ना, सब इसको खाते हैं, ये एक दूसरे को खाते हैं। तो फूड वेब क्या है? आर नेटवर्क ऑफ द इंटरेक्टिंग फूड चेन इज द नेचुरल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फूड वेब। यानी कि जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो ना, इकोसिस्टम से निकले, ये निकले, इनको क्या करेंगे? हिरन को शेर भी खाएगा, ये भी खाएगा, है ना, कौवा भी खाएगा, ये मामास भी खाएंगे, है ना, हैनस भी खाएंगे, तो इसको अलग अलग लोग खाएंगे, इसे फूड वेब्स हो गया। ठीक है, अभी आप देखिए सबसे ज्यादा, आप यहाँ देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी अगर यहाँ आ रही है प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी पे एनर्जी कम, टर्सरी पे उससे कम, इस पे सबसे कम, हम सबसे बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं, तो हमें एनर्जी बिल्कुल निचोड़ के मिलती है ना। इसलिए बीमारी का घर इंसान का शरीर क्यों बन रहा है भाई? आप क्या सोचो भाई, क्या एनर्जी भी वो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 10%, तो बीमारी भी तो ट्रांसफर होंगी ना, तो जिसके वजह से इंसान बीमार पड़ रहा है, कैंसर से बीमारी पड़ रही है। ठीक है, तो यही है हमारा फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में क्या है? आपके पिरामिड ऑफ नंबर्स होते हैं, बायो मेंबर्स होते हैं, एनर्जीज होती है ना। सिग्निफिकेंट क्या है भाई फूड पिरामिड्स का? सब क्या है? टॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन कैन एक्सप्लेन, आराम से समझ सकते हैं। जैसे मानो हमने पिरामिड बना दिया, तो हमने कहा यहाँ पर अगर एनर्जी हमारी कितनी है, 10,000 जूल है, तो बताइए यहाँ एनर्जी कितनी है? तो हमें पता है 10,000 का यहाँ पर सिर्फ 1000 जूल जाएगा, और यहाँ पर 100 जूल, अकॉर्डिंग टू 10% रूल, है ना। ये मन घड़त नहीं है, रियल रूल है। ओके, गॉट इट, बिल्कुल सही जवाब बताया। अब है बायो मैन्युफैक्चरिंग, है ना, बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन फूड चेन में भाई कुछ क्या होते हैं, फिनोमिना इंक्रीज होते हैं ना, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बायो मैग्निफिकेशन और द फूड चेन मैग्निफिकेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रॉपिक सब्सटेंस, जैसे बॉडीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ट्रॉपिक लेवल्स में अगर ये सब चीजें बढ़ जाती है, जैसे मानो किसी किसी ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, मछलियां ज़्यादा मर रही हैं, है ना। ये सब क्यों हो रहा है? ओजोन लेयर की वजह से, और इंसान की फार्मिंग करने की वजह से इतनी ज़्यादा लेवल पे, है ना, मछलियाँ पकड़ना, तो बहुत सारे रीजन, सबका रीजन भाई इंसान ही है। पहली बात तो प्रकृति अपना मेंटेन कर लेती है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स, भाई पहले इनके प्रॉब्लम्स, देन उसके बाद हमारे सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बाद हमारा चैप्टर है स्वाहा। हाँ, बहुत आसान सर, बहुत आसान चैप्टर है। तो वही सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट में सोल्यूशन क्या है, वो हमारी देखो, ओजोन लेयर में डिप्लेशन देखा गया, कब देखा गया भाई? 1985 में। ठीक है, 1985 में देखा गया, ओजोन लेयर में डिफ्लेक्शन देखा गया अंटार्कटिका के रीजन में। पता क्या चला कि अच्छा ऐसे, अच्छा छत टपक रही है, छत तो आपकी दिख जाएगी टपकती हुई, ओजोन लेयर थोड़ा ना दिखे। उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म समुद्र में थे वो सब मरने लगे, कुछ अननेचुरल से कुछ उनका बिहेवियर अलग होने लगा। तो हम समझ गए कि क्या है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली। तो हम क्या ऐसे चश्मा ला के देख सकते हैं? अच्छा जी, ओ हाँ 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 हाँ, वो ओजोन लेयर टूट, ऐसा नहीं दिखता है ना बच्चे, है ना। चश्मे से दुनिया काली दिखेगी आपको, है ना, बाकी चीज नहीं। तो ओजोन लेयर भाई क्या है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्शन लेयर है हमारे, जो हमें यूवी रेस से बताती है सन से आने वाली। ठीक है भाई, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन क्यों होता है? ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू सिंथेटिक केमिकल सच दैट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे एनवायरमेंट से निकलती है, क्लोरोफॉर्म, लकड़ी वगैरह, है ना, लकड़ी वगैरह नहीं, कोल वगैरह जलाना, प्लास्टिक वगैरह जलाना, इन सब चीज़ों से जो गैस निकलती है उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और रेफ्रिजरेटर से भी निकलती है, AC रेफ्रिजरेटर, इसलिए AC ना जलाएं, प्लांट्स लगाएं, है ना, शो ऑफ करने। देखो जितना नीड है हमारा उतना हम यूज़ कर सकते हैं AC वगैरह, है ना। इन सब चीज़ों को इतना यूज़ करें जितना हमारी नीड है, मतलब शो ऑफ ना करें। कहीं कहीं आप देखें MNCs वगैरह में क्या होता है, इतने हाई टेम्परेचर पे ऐसे चल रहे होते हैं लोग, गर्मियों में भी ब्लेजर वगैरह पहन के आते हैं, इतनी ठंड लग रही होती है। तो इतना नीड नहीं है हमें, ठीक है, हमें जितना नीड है उतना हम यूज़ करें, है ना। हालांकि और उसके सब्सिट्यूट में प्लांट्स भी लगाएं ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। ठीक है, तो ओजोन लेयर के रिफ्लेक्शन के कारण रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, AC लिखा है ना, एंड द फायर एग्जीक्यूटर्स, है ना, एग्जॉस्ट फैन वगैरह से जो हमारे चीज़ें फायर एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उन सब चीज़ों से होता है।
ओजोन लेयर का इफेक्ट है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की डिफ्लेक्शन क्या कहना है, इन द एब्सेंस ऑफ द ओजोन लेयर द अल्ट्रावायलेट रेज, अगर मान लो ओजोन लेयर है ही नहीं, मार खत्म करो भाई, ओजोन आने दो, सनलाइट सीधी आ रही, क्या दिक्कत है। और सनलाइट को क्या करती है भाई, देखो ओजोन लेयर का क्या काम है, जैसे यहाँ से आपकी सनलाइट आई, ये आई सन की लाइट, ये सनलाइट है ना, सनलाइट में यूवी रेज होती है, तो सनलाइट को क्या करती है, ओजोन लेयर भाई सारी सनलाइट को आती है, सबको गो बैक साइमन गो बैक, सबको गायब करती है, फिर कुछ कुछ लाइट एंटर करती है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना। तो ये किसका कौन बचाता है हमें, ओजोन, ओजोन यानी O3, ठीक है भाई। अब O3 बनता कैसे है, ये भी देखो भाई, O3 बनता भी खुद ही है, कैसे बनता है, जैसे ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे इस ऑक्सीजन पे भाई क्या पड़ती है, यूवी रेस पड़ती है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, और पहले से इन्वॉल्वमेंट में हमारे कुछ ऑक्सीजन है, और टूटा हुआ और मिल जाता है, टूटे को है ना तिनके का सहारा, तो इस तरीके से आपका ओजोन बन जाता है, O3 बनता भी वही ओजोन किस वजह से, ड्यू टू यूवी रेस हमारे। और इसमें अगर देखो, और कभी कभी ओजोन कम बनती है क्योंकि यूवी रेस ज्यादा आ गई, ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कम हो गई, CFC क्या करती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कम कर देती है, ऑक्सीजन कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यूवी रेज ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं कर पाएंगी, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगी, फिर उन्हें वापसी फॉर्म नहीं हो पाएंगे O3, जिसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर में डिप्लेक्शन हो जाएगा, और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। डिप्लेक्शन से क्या होगा भाई, इन एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो सनलाइट आपके डायरेक्ट आएगी, मानो ये मैंने गॉगल्स नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट बहुत गहरी लाइट से या बिल्डिंग वगैरह देख रहा हूँ, तो सनलाइट मेरी कोई भी लाइट मेरी आंख में डायरेक्ट आएगी और मेरी आंख को इम्पैक्ट करेगी, जिससे मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है, ये तो पहला रीजन है, ठीक है। मतलब जनरल कोई भी लाइट से, लेकिन मानो सनलाइट अगर आ रही है, सनलाइट क्या भाई एकदम आ रही है, सनलाइट अगर आपकी स्किन पे पड़ जाती है भाई, तो आपको स्किन डिसीज वगैरह हो सकती है, जैसे कि स्किन कैंसर, है ना, ये सब चीजें हो सकती है, रैशेज वगैरह। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, एक संस्था बनाई गई UNDP, है ना, यूनाइटेड नेशन डिसाइड प्रोड्यूस द CFC कार्बन, तो लेवल एक्सिस्टिंग 1986, प्रॉब्लम 85 में पता चली, 1986 में एक संस्था बनाई गई, उसने क्या करा भाई कि हमें ओजोन लेयर के रिफ्लेक्शन को रोकना है, और पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जिससे लोग अवेयर हो जाएं कि भाई हमें क्या करना है, इस ओजोन लेयर के रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसे बचाना है, और लोगों को अवेयर करना है कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम निकालें, इन सब चीज़ों को कम से कम यूज़ करें। ओके गॉट इट, हाँ जी सर, लिखिए ज़रा पॉज करके। अब है आपका डिस्पोजल वेस्ट, कि देखो आप मान लो इन्वायरमेंट में बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं भाई, कोई भी, तो कुछ वेस्ट होते हैं आपके डिस्पोजेबल वेस्ट, है ना, तो जो डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं, हाँ, तो जैसे कि मीन्स जिन्हें क्या करते हैं, डिस्पोजेबल वेस्ट एज अ सॉलिड वेस्ट, एज अ पेपर प्लास्टिक में, है ना, मेटल कैन बी माइल्स प्लास्टिक, तो इन्हें क्या करें, रिसाइकलिंग करें भाई, जो आपके क्या है ना, हमें हर एक क्या करना है, वेस्ट को डिस्पोज करना है ना, तो डिस्पोजेबल चीजें होती है ना, डिस्पोजल वगैरह हम कहते हैं डिस्पोजल, जैसे रिसाइकिल करें प्लास्टिक पेपर्स वगैरह को, और जैसे हाउस होल्ड गार्बेज जो भी निकल रहा है, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह है, या फिर अंडे के छिलके, वेस्ट फूड वगैरह, टी लीव्स, पत्ती वगैरह, इन सबको हम कलेक्ट करके हम बहुत बेहतरीन एक हर्बल रेमेडी बना सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। क्या करें, सारी पत्तियों को क्या करें, आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, आपको सिंपल मिल जाएगा कि हाउ टू मेक ऑर्गेनिक खाद, है ना, कैसे बनाए। तो आपने क्या करना है, पहले एक सूखी पत्तियों की लेयर लेना है, फिर मिट्टी की लेयर लेना है, लेयर, देन उसके बाद आपका वेजिटेबल सब्जी किचन वेस्ट जो भी आपको बायोडिग्रेडेबल उसे डालें, फिर मिट्टी, फिर सूखी पत्तियाँ, ऐसे 2-3 लेयर रखें, 1 मिनट के लिए छोड़ दें, आपकी नेचुरल 100% ऑर्गेनिक खाद बन के तैयार, प्लांट्स में डालिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सारे वेस्ट को इकट्ठा करें, पानी डालें उसमें, और एयरटाइट कंटेनर में रख दें, कुछ टाइम बाद उसमें से गैस बन जाएगी मीथेन गैस, जिससे आप पूरे घर में यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखें, मीथेन गैस हार्मफुल भी होती है, जिससे आप डायरेक्ट इनहेल करेंगे तो आपको मर भी सकते हैं, ठीक है, सीधी बात। तीसरा यूज इसका क्या हो सकता है भाई, मैं बताता हूँ। तीसरा यूज, सारे गार्बेज को इकट्ठा करो, नीचे बकेट में डाल दो, बकेट में होल कर दो, तो सीधे सीधे उसमें सड़ेगा, सड़ के उसमें थोड़ा पानी डाल दो, सड़ के धीरे धीरे करके पानी से नीचे एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, है ना, तो एक काली सी चाय पत्ती टी सी बन जाएगी। उस टी को क्या, उसको पानी बना, उसे पूरे प्लांट में स्प्रे करें, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम, थोड़ा सा मतलब लेके 10% रेशो, मतलब 1 मग्गा वो और 9 मग्गे आपके नॉर्मल पानी मिला के आप खेतों में स्प्रे कर सकते हैं ना। तो आपने यूरिया वगैरह की स्प्रे करने की जरूरत नहीं, आप अपने कीटनाशक खुद ही बना सकते हैं, और इससे बिजली वगैरह भी बनाते हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं हमें। हाउस होल्ड गार्बेज, है ना, जैसे कि आपका हो गया हाउस होल्ड, जैसे बायोडिग्रेडेबल मेडिसिनल वेस्ट हो गया, जैसे सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं,
सिंक वगैरह में या कहीं भी वो नहीं करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, क्योंकि ये रिसाइकलेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो जैसे हगीज हो गया और आपका सैनिटरी पैड्स हो गए, और भी चीज़ जो पर्सनल केयर के लिए, तो उन्हें यूज़ करने का अलग तरीका होता है। और जैसे आपका इलेक्ट्रिकल वेस्ट, भाई बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, जैसे कि आपके कंप्यूटर वगैरह, तो उसे भी प्रॉपर आप कबाड़े में बेचें, सबको मिक्स ना करें, है ना। अब लैंडफिल है ना, लैंडफिल क्यों हो रहा है भाई? लार्ज स्केल ऑफ डिस्पोजेबल सॉलिड वेस्ट के अंडर डन ऑफ पुटिंग लो एरिया। भाई एक के ऊपर एक के ऊपर एक पहाड़ बना दोगे तो लैंडफिल होगी, लैंडफिल हो गया तो क्या होगा? अर्थ को ढक लेगा, अर्थ को ढक लेगा तो लैंडफिल होगा, लैंडफिल होगा तो फिर आपको खुद देखिए भूकंप वगैरह ना। तो आपको हमें क्या करना है, सीवेज ट्रीटमेंट भी हमें अच्छा होना चाहिए प्रॉपर। सीवेज मतलब जो होता है ना गटर वगैरह, सीवेज ट्रीटमेंट, कौन सा पानी कहाँ जा रहा है, वेस्ट वाटर सीवेज फ्रॉम द हाउस, ऑफिस से कहाँ जाए, कैनल के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू एक जगह इकट्ठा हो, फिर जाके उसका ट्रीटमेंट प्लांट में जाए, है ना, एसटीपी, है ना, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसे ट्रीट करें, देन उसके बाद वो नदियों में छोड़ें। तो जितना भी सीवेज वगैरह वाला वाटर होता है इन्हें पहले ट्रीटमेंट करा जाता है, देन उसके बाद फिल्टर करके देन उसे रिवर्स में छोड़ा जाता है ना। अब देखिए यमुना की हालत क्यों है भाई, सारा कुछ रीजन है आपका, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब पैसे मारे माफिया हैं, जो पॉलिटिशियन से साथ कोलैबोरेट करे हुए हैं, भलाई सरकार किसी की भी हो, ठीक है। तो वो लोग ये करते हैं। तो हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे चीज़ों को कम से कम कर सकते हैं, अवेयरनेस उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमने चुनी है, ठीक है। सरकार से चूना लगाना नहीं भाई, चूना लगवाना नहीं, लगाना है भाई, चूना लगाने वाले उनसे अपना काम करवाना है, ओके। ये सब हो गया ओजन, बहुत आपका मोरल वाला चैप्टर है। अब हमें क्या करें, रोल फॉर द इंडिविजुअल मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। भाई मैनेजमेंट वेस्ट कैसे करें, खुद से क्या कर सकते हैं जी हम, सेव इन्वायरमेंट है, देखो इन्वायरमेंट खुद बचाओगे थोड़ा, भाई मैं नहीं बचा रहा इन्वायरमेंट, भाई देखो इन्वायरमेंट आपका खुद का है, आप नहीं रह पाओगे। दिल्ली में क्या हो रहा है, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, किसको दिक्कत हो रही है, राजनेताओं को क्या जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो तो अपने बड़े बड़े फिल्टर में बैठे हुए हैं, फिल्टर। क्या आप एयर फिल्टर अफोर्ड कर सकते हो? बोलो कि सर हमने पानी के फिल्टर तो अफोर्ड नहीं करा, एयर फिल्टर कहाँ से करेंगे? तो दिल्ली वासी की यही हालत है। तो क्या करा जाए भाई, अपने लेवल पे हम कर सकते हैं, प्लांट तो लगा सकते हैं घरों में एटलीस्ट, हाँ जी। और अगर पॉसिबल है तो वो छोड़ सकते हैं मीट ईटिंग वगैरह, एंड क्या कर सकते हैं, और कुछ कुछ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं भाई चीज़ों को। हम क्या कि भाई बिजली का बिल तो हमारा बाप भर रहा है, हम क्यों बिजली कम यूज़ करें भाई, अभी कर लो ज़्यादा, जब आगे से ही कट डाउन लग जाएगा, पावर कट लग जाएगा, बिजली कम बनेगी, तो कहाँ से यूज़ करोगे, नहीं आ पाएगी भाई। तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है भाई, कुछ कुछ चीज़ों को रिड्यूस मतलब कम यूज़ करना है। वी हैव टू रिड्यूस एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसकी जब जरूरत ना हो, जब जरूरत नहीं पानी कम करें, लाइट की यूज़ नहीं लाइट को बंद कर दें, है ना। और क्या, इससे कचरा कम बनेगा। मानो आपको कमरे में बैठे तो कागज मत फाड़ो खामे खा, आपसे सफाई करने को नहीं कह रहे, लेकिन आप गंदगी मत मिटाओ। आप रोड पे चल रहे हो, पिचिक पिचिक, पिचकारी नहीं मारनी कहीं पर, कूड़ा नहीं फेंकना, आप सफाई मत कीजिए लेकिन कूड़ा मत फेंकिए, अपने आप रोड नीट एंड क्लीन रहेंगे भाई, है ना। एमसीडी के लोग आते हैं, सफाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप क्या, आपके ना सिविक सेंस यूज नहीं करते आप लोग, तो एटलीस्ट अपना सिविक सेंस यूज करें, कचरा साफ ना करें लेकिन कचरा फेंके ना, यहाँ पर पिचकारी थूके ना, कोने पे यूरिन ना करें, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहा है उसे रोको, है ना। आप अपने लेवल पे सब चीजें कर सकते हैं, रीयूज भाई, रीयूज कर सकते हैं चीजों का, है ना। कपड़ा खराब हो गया दोबारा यूज करो, हमारा टी शर्ट खराब होती है हम डस्टर बना लेते हैं जी, है ना, डस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का क्या कर लो, दोबारा यूज कर लो, रीयूज करो चीज़ों को, है ना, अगेन एंड अगेन यूज करो, जब तक वो डैमेज ना हो जाए या न्यू रिसोर्स ना बन जाए, फिर उसे रिसाइकिल कर दो, एक कबाड़े में फेंक दो, कबाड़े में फेंकने मतलब रिसाइकिल ही होता है, ठीक है। अब रिसाइकिल क्या कहते हैं, वी रिसाइकिल द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर परफेक्ट एग्जांपल है, न्यूज़पेपर हमेशा रिसाइकिल वेस्ट से बनता है, और उसका देखो कितना फायदा है, रिसाइकिल वेस्ट से चीज़ बन रही है, उस पर न्यूज़ छप रही है और लोगों का काम हो रहा है, इस पर एडवर्टाइजमेंट छपते हैं, दूसरा न्यूज़ छपती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और सस्ते में मिल जाती है। न्यूज़ को पेपर की कॉस्ट जो छपने की आती है 25-30 रुपये आती है, आपको 5 रुपये मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं जिससे वो अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं, और क्या कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के प्रति भी जागरूक हैं, बहुत कम से कम क्या करते हैं, रिसाइकिल पेपर यूज़ करते हैं, तो देखिए कितना फ़ायदा है ना। तो आपको भी क्या करना है, हम ये नहीं कह रहे आपको रैलियों में जाना है ना, स्कूल में भी आपके अगर कैंपेन्स वगैरह होता है, आप शर्माते हैं हम क्यों करें, है ना, इसको आपको बढ़ चढ़ कर लेना भाई, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, आप एज अ ह्यूमन, आप अब पूरा फ्यूचर बनाने वाले हो आगे को, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, नेचर को बचाना है हमें,
है ना, मिलकर बचाना है। आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं करिए, प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स को नुकसान मत पहुंचाइए, इतना तो कर सकते हैं। कूड़ा मत मचाइए, नल खुले मत रहने दीजिए, बंद कर दीजिए। और लाइट्स जा रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। ज़्यादा कपड़े बार बार यूज़ ना करें, जितना आपका नीड है उतना यूज़ करें, बार बार एक के बाद एक दूसरा कपड़ा। जैसे क्या होता है, एक कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो क्या करते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे लेवल पे। अगर आपने 1 kg, मान लीजिए आप मीट खाते हैं, आपने 1 महीने में 1 kg मीट नहीं खाया, इट मीन्स आपने 100 कितना 10% हो गए, 10 kg जो फसल वगैरह थी, क्रॉप्स वगैरह, उसे कटने से अच्छा, या कट भी गई मान लो तो आपने क्या करा, कम खाई, तो वो 9 लोगों को और मिल गया, जिससे डिफोरेस्टेशन रुक गया। तो कहीं हद तक इतना सा माइनर, इतना भी आप करेंगे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक ठीक है, ओके, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपके नेक्स्ट सिविक सेंस आए, एक अच्छे नागरिक बने। साइंस पढ़ना और साइंस को डेली लाइफ में यूज़ करना ही हमारा मकसद है। तो बच्चे, रोट लर्निंग से प्रैक्टिकल स्किलफुल लर्निंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ चीज़ आपको बेकार लगी तो भी भाई अच्छी लगनी चाहिए। अगर मेरी बात बुरी लगी आपको तो कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ऐसी चीज़ें खराब की। कमेंट पूरा खुला है, आप जैसे स्टूडेंट, मतलब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। आप अच्छा कमेंट करें, बुरा करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए कमेंट, आप मैं रिप्लाई दूंगा कमेंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना कमबैक करें और 5 नंबर बोर्ड्स में सिक्योर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।